नहीं, भगवा रंग तो मेरा शायद जन्म से है और मंगल मेरे लिए मंगलकारी है। और लखनऊ में ज्येष्ठ माह का और उसके बाद के बड़े मंगल का प्रभाव है। तो ये वेशभूषा आज की नहीं है, बहुत पहले की है। और मंगलवार तो मैं समझता हूँ जो केसरिया है, न केवल मन की संतुष्टि का परिचायक बनता है बल्कि राष्ट्र की समृद्धि का भी परिचायक बनता है। तो ये केसरिया तो मैं समझता हूँ कि बहुत सारे लोगों को आनंदित भाव देगा। अब आपकी दूसरी भूमिका पॉलिटिशियन वाली, ये केसरिया रंग, ये भगवा रंग बंगाल की तरह क्या यूपी इलेक्शन में भी दिखाई देगा? अब देखिए, मुझसे अगर आप पूछेंगे तो मैं निश्चित कहूंगा कि बंगाल से ज्यादा दिखेगा। और उसका मुख्य कारण क्या होगा? उसका मुख्य कारण ये होगा कि जो 12 वर्ष के सबसे लंबा कार्यकाल प्रधानमंत्री के, निर्वाचित प्रधानमंत्री के रूप में प्रधानमंत्री का, और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री का एक यशस्वी कार्यकाल, तो दोनों को अगर आप मिला लो तो जनता अब घर बैठे हुए लोगों का और नारे और मुद्दों के आधार पर नहीं, जाति और संप्रदाय के आधार पर नहीं, अब वो कार्यों का आकलन करते हैं। अब वो गांव नहीं रहा जिस गांव में जो आप अफवाह उड़ा दें और अफवाह उड़ाने के बाद पहले तो होता था कि बिजली आ गई, ये भाषण दे दो तो आपको वोट मिल जाता था। अब बिजली आ गई लेकिन बिजली जाया तो नहीं रही है, इसका भी आकलन वो करते हैं। तो अब बदला हुआ जो प्रदेश है, उस बदले हुए प्रदेश में मैं समझता हूं कि आज की जो समसामयिक व्यवस्था है वो उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री जी को मैं कल एक हंसी में कह रहा था, एक आकलन था। IIM लखनऊ के प्रोफेसर्स मेरे पास आए थे और वो अयोध्या में कैसे समृद्धि हो गई चमत्कारिक रूप में, कि मंदिर बना, ये तो सब कह रहे हैं। कोई संप्रदाय के आधार पर आलोचना भी करता है और कोई आनंदित भी होता है, लेकिन उस मंदिर के बनने से काशी विश्वनाथ में क्या डेवलपमेंट प्रोसेस बढ़ा, क्या अयोध्या में बढ़ा, कितने लोगों को अप्रत्यक्ष रूप में कई हजार लोगों को रोजगार मिल गया। वहां पर जो होटल इंडस्ट्री थी अचानक ग्रो कर गई, रियल एस्टेट बिजनेस एकदम से बढ़ गया, जो छोटे छोटे दुकानदार थे उनकी बिक्री एकदम से आगे बढ़ी। आसपास के जिलों में जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री के प्रोडक्ट्स थे उनकी डिमांड, क्योंकि 10 लाख आदमी कभी आ रहा, कभी 20 लाख आ रहा, कभी 2 लाख आ रहा, कभी 1 लाख आ रहा, उनके द्वारा की जाने वाली खरीदारी से आसपास के जिलों में बने हुए, कहीं की चादर बिक रही है, कहीं का तौलिया बिक रहा है, कहीं का वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट का मांग बढ़ रही है। अभूतपूर्व अप्रत्यक्ष रूप में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट, और इंफ्रास्ट्रक्चर के डेवलपमेंट के साथ साथ जो कमाई है, कहीं माली की कमाई है, कहीं पुजारी की कमाई है, कहीं सामान बेचने वाले जो परचून की दुकान वाले की कमाई है, यानी एक छोटे दुकानदार से लेकर और एक बड़े स्तर तक कार्यों का विभाजन हुआ। जेवर हवाई अड्डा बन गया, कल पहली उड़ान किसान लोग गए। किसान देश का अन्नदाता, पहली बार आया वो जहाज, यानी पहली उड़ान जो जेवर की हुई, लखनऊ उतरी और मुख्यमंत्री स्वागत करने पहुंचे तो वो किसान था, यानी कृषि आधारित व्यवस्था का संदेश सीधे से गया। अब क्या है कि जेवर से 1/3 इनकम उत्तर प्रदेश की आने वाली है, जितनी भी हमारी थी। ये काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, ये विंध्याचल कॉरिडोर, ये मथुरा कॉरिडोर, ये अयोध्या कॉरिडोर, ये चित्रकूट धाम, ये नैमिषारण, ये केवल श्रद्धा के केंद्र नहीं बने, ये एक अर्थव्यवस्था का माध्यम भी बन गए। तो मुझसे कोई कह रहा था कि बुलडोजर बाबा के बारे में आप क्या कहेंगे? हम कहा बुलडोजर बाबा के बारे में मैं कहेंगे, वो बुलडोजर बाबा नहीं, वो अर्थ प्रबंधन बाबा हैं, क्योंकि उन्होंने बात बात में आर्थिक विषयों का समालेखन ऐसे किया कि जो आय का अर्जन है वो धर्म की आस्था भी और आय का अर्जन भी। अभी माननीय सांसद समाजवादी पार्टी यहाँ मंच पर थे, वो कह रहे थे पीडीए के लिए कुछ नहीं किया गया। और देखिए, मैंने देखा नैरेटिव्स में, चाहे वो संविधान वाला नैरेटिव हो या पीडीए का नैरेटिव हो, पिछली बार के लोकसभा चुनाव ने तो यही बताया है कि आप लोगों को थोड़ी मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी इस बार। और ये पीडीए वाला मामला कितना है नहीं आप बात बोलेंगे, लेकिन असर बहुत करता है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी जाति और संप्रदाय के आधार पर राजनीति नहीं करती।
भारतीय जनता पार्टी पूरे सब के लिए ये जो जाति का उन्माद लाए हैं, जिन्होंने काम नहीं किया, वो जाति की अंग्रेज क्या था, मुगल क्या था, भारत को तोड़ा कैसे जाए। आपको मैं एक लाइन में केवल उदाहरण बताता हूं। मैं काले निकल रहा था एक बार अपने एक जिनको आज आप गैर श्रवण कहोगे, उस ऑफिसर के साथ मैं बाहर निकल रहा था। सामने एक पंडित जी दिखाई पड़ गए, वो चपरासी के तौर पे काम कर रहे थे। तो जो सवर्ण नहीं था या जो ब्राह्मण नहीं था, उसने उनके दौड़ के पैर छू लिए। तो मैकाले ने कहा, अरे तुम इतने बड़े अफसर हो, तुमने एक कम व्यक्ति के पैर क्यों छुए? तो उसने कहा, ये ब्राह्मण देवता है। कहले, ब्राह्मण देवता का मतलब क्या है? बोले, सब जातियों को ये शादी कराते हैं तो मालिका ने ये पंडित जी का ये वैश्य के वहां से सामान लाओ, ठाकुर साहब रक्षा करेंगे, केवट का भी है, निषाद का भी है, और ये हर चीज का करते करते ये धोबिन का भी एक होगा, और यहां तक मुस्लिम महिला जो मनिहारिन है चूड़ी पहनाएगी तब सुहाग पूरा होगा। समाज को जोड़ने का काम करता है। तो बोले, ये यानी एक व्यक्ति है, इसको करना है तो उनका सबसे पहले इसी को दूषित करो। और तुरंत उनका ये इसका माध्यम क्या है? उनका इसका माध्यम है संस्कृत विद्यालय, जो संस्कार देते हैं। उसने कहा, सबसे पहले संस्कार तोड़ो। और संस्कार तोड़ने के लिए उसने क्या किया कि उसने कॉन्वेंट एजुकेशन फ्री में कर दिए, और खासतौर से ब्राह्मण जो देवता जिनको बोलते उनके बच्चों को फ्री में पढ़ाई के लिए कह दिया। और जो जितना लिटरेचर था, कहा कि जो कॉन्वेंट स्कूल के होंगे उनको सरकारी नौकरी मिलेगी, संस्कृत विद्यालय में पढ़ने वालों को नहीं मिलेगी, ना उनको कोई अनुदान मिलेगा। लोगों का धीरे धीरे बहुत सारे लोग जो और जातियों के भी थे जाने लगे, और पता चला जो हमारा कल्चर था वो पीछे होने लगा, और जो पाश्चात्य सभ्यता का कल्चर था वो हम पे आने लगा। यानी उसने स्लो पॉइजन दिया। क्यों? बंटवारा किया। फिर उसने जाति बांटा, पिछड़ा। क्या आप आज से 18वीं शताब्दी के पहले जाति सुनते थे? वर्ण था, जाति नहीं थी। पढ़ेगा, अध्ययन अध्यापन करेगा, ब्राह्मण होगा, व्यापार करेगा, वैश्य होगा, समाज के प्रति समर्पित भाव से सारे कामों का निष्पादन करेगा, वो शूद्र होगा, और जो रक्षा का भाव करेगा वो क्षत्रिय होगा। ये होता था कि छत्राणी अपना जौहर दे देगी, क्षत्रिय समाज का 18 साल का बच्चा बलिदान के लिए चला जाएगा युद्ध मैदान में। किसके लिए? जो अन्य वर्ग के लोग हैं उनके लिए। लेकिन उसको क्या, उसको उन्होंने विलासी राजा, उसको एक ऐसा अत्याचार करने वाला ठाकुर पेश कर दिया। ब्राह्मण कौन? उनका कहा, ये ब्राह्मण सबको, ये मनुवादी व्यवस्था वाला है। यानी जो लोग आपको जोड़ते थे, ये शूद्र जिसको कहते हैं भगवान विष्णु का चरण, आप भगवान विष्णु जी के हाथ को पूछते नहीं है, मस्तिष्क को नहीं पूछते, उनके चरण को पूछते। सबसे पवित्र शूद्र, उसको उन्होंने पिछला, नीचा ये दिखाने की कोशिश की अंग्रेजों ने और मुगलों ने, और बांटकर व्यवस्था में उन्होंने देश पर राज्य कर लिया। कांग्रेस उसका प्रतिपादन करती गई। अब कांग्रेस एक जर्जर इमारत 100 साल की बन गई, जो कभी भी बीजेपी की आंधी में ढह जाएगी। अब ऐसे समय में ये सपा, बसपा, माकपा, बकपा, आप और जो दूसरे दल थे, उन्होंने उस जातीयता और सांप्रदायिकता की व्यवस्थाओं को और तेजी के साथ पकड़ना शुरू कर दिया। बीजेपी ने ऐसा नहीं होने दिया। कुंभ का जब हुआ, 60 करोड़ लोग आए, 66 करोड़ लोग। उसमें पता क्या था कि केवट जी निषाद जी का हाथ पकड़ रहे थे, निषाद जी लोधी जी का पकड़ रहे थे, लोधी जी जो है कुर्मी जी के साथ थे, जाटो जी सबका नेतृत्व कर रहे थे, और वैश्य जी भोजन की व्यवस्था कर रहे थे, और ठाकुर साहब खड़े हुए सबको ले जा रहे थे, पंडित जी तिलक लगा के मंत्र पढ़ रहे थे। लोग जाति भूल गए थे। अब इसमें संप्रदाय कैसे लाओ? तो उन्होंने कहा, अब हम पीडीए लाएंगे, हम कुछ और लाएंगे। अरे पिछड़ा वर्ग आयोग के अनुमति किसने दी? संवैधानिक दर्जा बीजेपी ने दिया। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर जी के भारत रत्न उसमें नहीं मिला, जब भाजपा की समर्थित सरकार थी तब मिला। पंचतीर्थ कब बने? बीजेपी के समय। बाबा साहब जहां जहां पैदा हुए, पढ़ा, जहां पर लिख के पढ़ाई किया, जहां पर उनके कार्य हुए, ये पंचतीर्थ बीजेपी ने किया। लेकिन इन्होंने क्या, संविधान खतरे में है, क्या झूठा अफवाहों के आधार पर राज्य करने की नीति बिल्कुल अंग्रेजों के पैटर्न पर चले। तो इसलिए मैं कहूंगा कि ये जो आरोप है निराधार है, और ये केवल चुनाव के समय दिखाई पड़ता है। ये अगड़ा, पिछड़ा, अनुसूचित, दलित, इनका विभेद, और अरे कौन किस में जाति नहीं। क्रिश्चियन समुदाय हमारा है, उसमें भी कम से कम 16-17
वर्गीकरण है, उनका क्लासिफिकेशन है जातियों का। मुस्लिम बंधुओं में भी कोई सूफी है, तो कोई अंसारी हैं, तो कोई सैयद हैं, तो कोई कुछ और हैं, अलग अलग है विभाजन, शिया हैं, सुन्नी हैं, वहाबी हैं, लेकिन जिगर किसका होगा? सनातन का। मैं ये जो हिंदू और मुस्लिम की लड़ाने की बात पहले, उसके बाद हिंदू में भी विभाजन कर दो, सनातन में भी विभाजन कर दो, तो ये धर्म तो इतना प्रतिपादित करने वाला है, पूजा करो तो भी हिंदू हो, मूर्ति पूजा करो तो भी हिंदू हो, मूर्ति पूजा ना करो तो भी हिंदू हो। सर ये विषय ऐसा है ना कि इस पे ऐसा लगता है कि अभी 1 घंटा आपसे बात हो सकती है, लेकिन मैं लेकिन बड़ा मैं बुरा आपसे को सवाल एंकर लेना हूँ चाहूंगी। कि छाया जो है अभी तक एक भी सवाल नहीं पूछ पाई, इसके लिए माफी चाहता हूँ। लेकिन मैं सवाल पूछना चाहूंगी क्योंकि मैं खुद जेनजी हूँ, तो मेरे लिए काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है ये वाला क्वेश्चन पूछना कि जिस तरीके से कॉकरोच जनता पार्टी नीट वाले मामले को लेकर प्रोटेस्ट कर रही है, तो आप एज अ एजुकेशनिस्ट उस चीज को कैसे देखते हैं? और ये जिस तरीके से नीट मामले के इतने सारे लीक हो रहे हैं, उसके ऊपर आप क्या सोचते हैं? बिकॉज इट्स वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए, 2 चीजें कहूंगा। एक तो उसकी सीबीआई जांच चल रही है, या उसकी जांच और चल रही है, जो भी उसकी मांग चल रही है, और पहली जवाबदेही सरकार ऐसी थी कि जहां सूचना मिली तहां उस पर कार्रवाई शुरू कर दी। पहले कितने पर्चे आउट होते थे, मैं उनका नाम लूंगा तो फिर आपको समय नहीं मिलेगा, तब कोई चर्चा नहीं होती थी। आज जरा सा सुना, मैं तो शिक्षा मंत्री को बधाई दूंगा, उन्होंने जड़ समाप्त हो जाए इस नकल की, इसके लिए प्रयत्न शुरू किया, पूरा पॉलिसी चेंज कर दिया जो परीक्षा का पैटर्न है। अब मैं उत्तर प्रदेश का जिक्र करूंगा। अब 2017 में मैं उच्च शिक्षा मंत्री बना था माननीय योगी जी के नेतृत्व में। 2022 तक आप एक पर्चा बता दो आउट हुआ हो, एक शिक्षक को या एक विद्यार्थी को गिरफ्तार किया गया, नकलविहीन परीक्षा पूरे प्रदेश में लागू हो गई, केवल तकनीक का प्रयोग करके। पूरा पाठ्यक्रम बदल गया टेक्निक का प्रयोग करके। जो कायाकल्प था, जो बेसिक स्कूल या वो बने नहीं थे माध्यमिक, एक 89 के आसपास नए डिग्री कॉलेज बन गए, आज 30-35 के आसपास विश्वविद्यालय बन गए, आज IIM भी बन रहे, तो एम्स भी बन रहे। तो इतना बड़ा शैक्षिक परिवर्तन के बाद में विसंगतियां समाप्त हो गई, ऐसा नहीं कह रहा हूं, लेकिन विसंगतियों पर त्वरित कार्रवाई, ये जवाबदेही जिम्मेदारी की भी बात है ना कि डबल इंजन की सरकार है ज्यादातर राज्यों में, और केंद्र में तो है ही आप, तीसरा टेन्योर चल रहा है, तो ये बार बार पूछा जाता है कि इतना समय क्यों लगा, अभी तक क्यों हो रहा है ये? लीजिए, अब इतना समय, इतने परीक्षा का सिस्टम भी तैयार कर दिया, नई परीक्षा की तिथि भी घोषित कर दी, परीक्षा के कार्रवाई शुरू हो गई, और दोषी भी गिरफ्तार हो गए, और दोषी गिरफ्तार के कारण क्या थे परीक्षा के, उस पर भी एक समिति बनकर उस पर कार्रवाई शुरू हो गई। तो आपको तो प्रशंसा के शब्दों का भंडार रखना चाहिए कि इतना कार्रवाई। कांग्रेस जनता पार्टी के लिए आपको क्या लगता है? मैं बहुत परेशान रहा कि मैं परसों दिल्ली में था, जैसे पहुंचा तैसे वहां पर 20-25 कॉकरोच मुझे घेर लिए। मैंने कहा क्या है, तो मेरे नौकर ने बताया ये सड़न गीलन, और जहां पर वो था वो लकड़ी के, वो उसमें सीलन हो गया, उसके अंदर से आई, ये बड़ा नुकसान पहुंचाते हैं स्वास्थ्य को भी मानव को भी। ये तो एक कॉकरोच की बात है। अब आप कोई पार्टी की बात पूछ रही, तो पार्टियां आती हैं जाती हैं, मैं तो उनका संदर्भ नहीं लूंगा। बहुत सारी पार्टी ऐसी हैं जो विदेशों के आधार पर, चीन चाहता मोदी ना हो, अमेरिका चाहता मोदी जी ना हो, पाकिस्तान चाहता मोदी जी ना हो, हमारे यहाँ का विपक्ष भी चाहता मोदी जी ना हो, अमेरिका तमाम प्रकार से सोरोस के द्वारा एक स्पॉन्सर्ड लोगों को उसने भेजा, अस्थिरता रहे। कभी किसान, हमारा अन्न देवता के आंदोलन में एक हिंसा बैठालने वाले लोगों को भेज दिया। अभी आपने देखा होगा इंडस्ट्रीज में तोड़फोड़ शुरू करा दी, बेचारे भोले भाले कर्मचारी ऐसे इनको निकाला और बाद में तोड़फोड़ शुरू करा दी। ये अराजकता फैलाने वालों का एक बहुत बड़ा समूह जो विदेशों के इशारे पर भारत में प्रवेश करके यहाँ के युवाओं को गुमराह करने का सपना देख रहा। अब नहीं होगा सपना, अब मोदी जी ने दिखाया है विकसित राष्ट्र का। अब युवा का एक ही सपना है विकसित राष्ट्र, और उसमें वो स्टार्टअप देख रहा है, वो स्टैंड अप इंडिया देख रहा है, वो मेक इन इंडिया देख रहा है, वो स्टैंड अप वो जो मेक फॉर द वर्ल्ड देख रहा है, वो डिजिटल इंडिया का सपना देख रहा है। वो आज तमाम आयामों पर भारत की बढ़ती हुई तरक्की के साथ में सहभागी बना है।
इसलिए अब कौन पार्टी आती है, कौन आती है, कौन मेंढक पार्टी आती है, कौन कछुआ पार्टी आती है, कौन नाना कॉकरोच करते पार्टी- करते आपने सब कह दिया। एक बार जोरदार तालियां डॉक्टर साहब के लिए।